एक श्रीरामपुर नाम के गांव में विश्वास नाम का टीचर रहा करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम सुहास। दोनों भी अब बड़े हो गए थे। उनकी माँ दिन भर घर के काम करके बच्चों की तरफ ध्यान दिया करती थी। एक दिन शीला नदी पर कपड़े धोने के लिए जाती है। तभी वहाँ पैर फिसलने की वजह से गिर के शीला की कमर में मोच आ जाती है। उससे उठकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन शीला अपने पति से, अजी मैं सोच रही हूँ कि सुशील की शादी कर दी जाए, इससे घर को संभालने के लिए कोई आ जाएगी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, मगर इस बारे में मुझे सुशील से बात करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सुशील घर आता है। सुशील अपनी माँ से, क्या बातें शुरू थी मेरे बारे में? मैं आया तो अचानक बंद हो गई। सुशील बेटा, अब तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता और अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। जैसा आप ठीक समझो पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। ऐसा कहकर विश्वास भी उसके काम पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे सुशील की शादी करवा देता है। सुशील और सुहानी बहुत खुश रहा करते थे। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2 महीनों बाद मास्टर विश्वास रिटायर्ड हो गए थे। अब वो दिन भर घर पर ही रहा करते थे। शीला और विश्वास दिन भर बातें करते और अपने नए बहू के साथ अपना समय बिताते थे। एक दिन विश्वास को हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद घर में बड़ा बेटा सुशील और छोटा बेटा सुहास अपनी माँ के साथ रहा करते थे। अब सुशील की पत्नी सुहानी कोई भी काम ढंग से ना हो तो सास और देवर को बोल लगाया करती थी। एक दिन बहुत सारा खाना घर में बच जाता है। सास ने खाने से मना कर दिया। तब सुहानी ने, बहू मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। भाभी, माँ को कुछ मत कहो, वह खाना कल का है, उसकी तबीयत के लिए वह ठीक नहीं है। अरे यहाँ क्या सब फोकट में आता है? तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ती है? हाँ भाभी, ये सब पता है, मगर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं भी काम करूँगा, तो आपको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। तेवर तो देखो, मुझसे आवाज ऊपर करके बात करते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे भैया से बात करके इस समस्या का समाधान निकालती हूँ। मैं ये हर रोज की किटकिट से परेशान हो गई हूँ। सुहानी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपने पति से घर के बंटवारे के बारे में बोलती है। अजय, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे मेरे हक का घर चाहिए। अरे सुहानी, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? कुछ हुआ होगा तो बैठकर समस्या का हल निकालते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस घर में नहीं रहना। आप सोच लो आपको क्या करना है। अब सुशील अपनी माँ के साथ बात करने चला जाता है। अरे बेटे, आज तुम्हें कुछ काम है क्या? तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा हिस्सा लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी और सुहानी की हर रोज की नोकझोंक मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक साथ रहे, ये हमारे माँ पिताजी का सपना था। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। हम हमारी जायदाद के समान हिस्से कर देंगे। तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर सुहानी के साथ खुश रहो। माँ, मैं जमीन में से 2 एकड़ जमीन ले लेता हूँ, बाकी की 3 एकड़ जमीन में सुहास को दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तुम्हारा निर्णय मंजूर है। बेटा, तुमने सब तय कर ही लिया है तो यही ठीक होगा कि हम दोनों इसमें ना बोले। माँ, मैं कल ही हमारी दुकान का काम कर लूंगा और वहाँ रहने के लिए चला जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर सुशील वहाँ से चला जाता है। माँ और सुहास को बहुत दुख होता है कि सुशील उनसे ऐसी बातें कर रहा था। कुछ दिनों बाद सुशील अपने दुकान का काम पूरा करके वहाँ ही घर बनवा लेता है। दोनों भी वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों चले जाने के बाद शीला सुहास से, बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम काम पर ध्यान दो और साथ में तुम खेती भी कर सकते हो। मगर माँ, उस खेती में आज तक कुछ आया नहीं, तो अब क्या आएगा? तुम प्रयत्न करके तो देखो, तुम्हारे परिश्रम जाया नहीं जाएंगे। तुम मेहनत तो करो बेटा। माँ, तुम कह रही हो तो मैं प्रयत्न करके देख लेता हूँ। अगले दिन से सुहास अपने खेत में काम करने चला जाता है। सालों से बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है। सुहास हार ना मानकर बहुत मेहनत करता है और उस खेत में गेहूं के बीज लगाता है। उस खेत में सुहास दिन रात मेहनत करके गेहूं का अच्छा उत्पादन लेता है। सुहास अपना गेहूं बाजार में बेचने चला जाता है और तभी सुहास व्यापारी से बात करता है। रामदास सेठ, मैंने इस साल में खेत में गेहूं का उत्पादन किया है, क्या आप मेरे गेहूं खरीदेंगे? हाँ, खरीदूंगा, मगर मुझे गेहूं कैसा है ये देखना पड़ेगा। सुहास के लाए गेहूं उन्हें देखते ही पसंद आ जाते हैं।
अरे सुहास, तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे हैं। मैं इनके अच्छे दाम दूंगा, मगर सारे गेहूं के बीज मुझे ही बेचना होगा, तो ही मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। जी सेठ जी, मैं आपको ही मेरे गेहूं के बीज बेचूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुहास वहां से अपनी 2 बोरी गेहूं के बीज सेठ को बेचकर वहां से चला जाता है। सुहास इस साल के पूरे गेहूं के बीज उस सेठ को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और अपनी मेहनत शुरू रखता है। अब वो कुछ दिनों में अच्छा कमाने के कारण अपना खुद का घर और खेती बढ़ा लेता है। इधर सुशील गांव में दुकान में अच्छा घर बनाकर रहने लगता है, लेकिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसी के कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। तभी उसे पता चलता है कि सुहास ने खेती करके बहुत तरक्की कर ली है और वो घर जाकर, सुहानी, तुम्हें पता है सुहास का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है। क्यों ना हम सुहास से मदद मांगते हैं? तुम कह रहे हो तो हम मांगेंगे उनसे मदद, मगर क्या वो हमें मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। वो मेरा भाई है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। सुशील सुहानी के साथ सुहास के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे भैया, तुम यहाँ आओ ना। आज कैसे आना हुआ बेटा? माँ, मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। अब हम साथ साथ रहेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना भाभी? नहीं सुहास, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम अब साथ साथ रहेंगे और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर सुहास और सुशील मन के सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। गिरीश लाल एक खुशहाल व्यक्ति था, जिसके लिए परिवार की खुशी ही सबसे बढ़कर थी। शायद यही कारण था कि वो अपनी पत्नी को महिलाओं की फैक्ट्री में काम करने देता और कभी कभार उसके लेट आने पर उसके लिए खाना भी बना के रखता था। ऐसे ही एक दिन, अजी माफ करिएगा, आज काम से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, तो सोचा सोनू को भी साथ लेते आऊं। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो जमुना, और आज के खास पकवान पर ध्यान दो। आज चिकन ताजा मिल गया था तो बना दिया तुम सभी के लिए। मैंने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे, इसीलिए तो मुझे आप जैसा पति मिला। हाँ माँ, पिताजी बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। सभी हंसी खुशी खाना खाने लगते हैं। गिरीश लाल का परिवार उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट था, परंतु गांव वालों का कुछ और ही कहना था। यार, ये गिरीश लाल क्या चूल्हा चौकी करता है? अपनी पत्नी के लिए कोई काम छोड़ता है कि नहीं? अरे हाँ भाई, मर्दों वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें। अपना गिरीश तो बस बांस की लकड़ियों की तरह है, बिना किसी काम का। सही कहा भाई तुमने, पर हमें क्या? चल, हमारे दुकान भी तो खोलने हैं। वो दोनों गांव वाले बातें करके चले तो गए, पर उनकी सारी बातें सोनू ने सुन ली थी। ये लोग पिताजी के बारे में कितना गलत सोचते हैं। पर सोनू जानता था कि यदि वो उनसे कुछ कहेगा तो वो उसे उल्टा ही सुना देंगे, इसीलिए वो घर चला गया और अपनी माँ से, माँ, पिताजी खेत में इतनी मेहनत करते हैं और घर पर भी अक्सर खाना बनाते हैं। बाहर जाकर आप भी घंटों काम करती हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाती है, फिर भी गांव के लोग पिताजी और आपके बारे में बातें बनाते हैं। मुझे इस सब के बारे में बहुत बुरा लगता है माँ। सोनू, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए माँ। सोनू, तुम्हारे पिताजी को खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर चिकन। और जो चीज हमें पसंद होती है, उनके लिए हमें हिम्मत दिखानी होती है। बिल्कुल सही बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनू समझ चुका था कि उन दोनों गांव वालों की सोच कैसी बदलनी होगी। गिरीश लाल और जमुना की सालगिरह नजदीक आ रही थी। सोनू ने उन दोनों काकाओं को आमंत्रित करने की अपने माँ पिता से बात की। दोनों ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। फिर सोनू उन दोनों काकाओं से, काका, परसों पिताजी और माँ की शादी की सालगिरह है। ज्यादा कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों को जरूर आना होगा। अब तुम इतना कह ही रहे हो बेटा, तो क्यों नहीं? हाँ हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। गिरीश लाल हमारा दोस्त जो ठहरा। सालगिरह का दिन आ गया। सोनू ने अपने माँ पिताजी की आरती की और उन्हें टीका लगाया। सालगिरह की लाखों बधाइयाँ। धन्यवाद बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
ये जोड़ी बनी रहे। गिरीशलाल और जमुना ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और उन्हें सभी खुशी और सुविधाओं के लिए धन्यवाद दिया। फिर आई बारी पकवानों की, जिसके लिए दोनों काका आए थे। हमारी खुशी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। खाने का मजा लीजिए। शौक से। दोनों अतिथियों के सामने चिकन और चावल रखा था और साथ में सुरन की सब्जी, मक्के की रोटी भी। मीठे में खीर बनाई गई थी। खाना देखते ही दोनों अतिथि खाने पर टूट पड़े और खाने के बाद जमुना से, वाह भाभी वाह, आपने तो मानो सीधे स्वर्ग के दर्शन करा दिए। इतना बढ़िया चिकन और उसके बाद खीर, मजा ही आ गया। हाँ भाई गिरीश, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो जमुना भाभी तुम्हारी जिंदगी में आई। और हाँ भाई, चिकन सबसे अलग और बहुत ही लाजवाब था। गिरीशलाल और जमुना एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर सोनू ने उन दोनों से कहा, काका, इसमें कोई शक नहीं कि पिताजी और माँ एक दूसरे को पाने के लिए भाग्यशाली है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ये चिकन पिताजी ने बनाया था, वो भी उनकी खास रेसिपी से, बांस में। क्या बात कर रहा है सोनू, हो ही नहीं सकता। जी भाई साहब, यही सच है। सोनू के पापा ने ही सारे पकवान तैयार किए थे। मैंने तो मुंह मीठा करने के लिए सिर्फ खीर बनाई थी। दोनों गांव वाले हक्का बक्का होकर गिरीशलाल को देख रहे थे, जो उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। उम्मीद है तुम दोनों को खाना पसंद आया होगा। इस सब के बाद उन दोनों को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मानते हैं ना काका कि बम्बू कमाल कर सकता है? हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं। गिरीशलाल, तुम दोनों के लिए तोहफा तो नहीं लाए हम, पर हाँ, हम तुम्हें भेंट के तौर पर हमारी एक खाली दुकान देना चाहेंगे। हाँ गिरीशलाल, तुम इसे हमारी माफी भी समझ लेना। माफी? किस बात की? पिताजी, भेंट स्वीकार कर लीजिए। गिरीशलाल और जमुना सोच ही रहे थे कि दुकान का क्या करे कि तभी सोनू ने उन्हें युक्ति सुझाई कि क्यों ना वो गिरीशलाल के हाथों की बाम्बू स्पेशल चिकन वहाँ बेचे। ऑर्डर्स लेने के लिए गिरीशलाल थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर जमुना ने इस युक्ति में भरोसा जताया। उन्होंने स्पेशल बाम्बू चिकन बेचना शुरू कर दिया। इस बांस के चिकन के धंधे में गिरीशलाल ने बहुत तरक्की की। और तो और, गिरीशलाल से प्रेरित होकर बहुत से आदमी अपने अपने घरों में खाना बनाने की कला को आजमाने लगे।